नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, विज्ञान विषय में 9वां पाठ ऊष्मा लेकर उपस्थित हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। पाठ के प्रारंभ में कुछ चित्र दिखाए गए हैं। उन चित्रों का ऊष्मा से कुछ न कुछ संबंध है। कहीं पे ज़्यादा ऊष्मा उन्मोचित हो रही है और कहीं पे ऊष्मा कम हो रही है। यहाँ जो चूल्हे पर बर्तन रखे गए हैं उनको ऊष्मा दी जा रही है। ये व्यक्ति बीमार है, इसके शरीर की ऊष्मा बढ़ी हुई है। गिलास में बर्फ़ रखा हुआ है, यहाँ पे ऊष्मा कम है। यहाँ पे ऊष्मा कम होने के कारण लोग ऊष्मा ग्रहण कर रहे हैं। ठंडी लग रही है, यानी आसपास का जो वातावरण है उसकी ऊष्मा कम है। भैंस तालाब में उसको ज़्यादा ऊष्मा लग रही है, तो अपनी गर्मी को ऊष्मा को कम करने के लिए वो तालाब में है। हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़ो और अपने गालों पर रखो। क्या अनुभूति हुई? हथेलियाँ हमें गर्म महसूस होती हैं। चित्र के उदाहरणों द्वारा और उपयुक्त कृति द्वारा हमें ऊष्मीय ऊर्जा के कुछ गुणधर्म स्पष्ट होते हैं। सूर्य से आने वाली ऊष्मा के अनेक प्रभाव और उपयोग होते हैं। यह ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे आती है? उबाल आने तक गर्म किए गए पानी की ऊष्मा धीरे धीरे क्यों कम होती गई? यह ऊष्मा कहाँ जाती है? गिलास की बर्फ़ के कारण आसपास की हवा की वाष्प ठंडी होकर गिलास के बाहर एकत्र होती है। पदार्थ के तापमान के मापन के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि ऊष्मा संचरण कैसे होता है। हीट ट्रांसफ़र। कढ़ाई में देखो, रबड़ी हिलाते समय हलवाई बड़ी कलछी के सिरे पर कपड़ा बांध कर रखता है। प्याली से गर्म दूध पीते समय हम प्याली को रुमाल से क्यों पकड़ते हैं? जब हम गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में रखते हैं तो ठंडी वस्तु गर्म होती है और गर्म वस्तु ठंडी होती है। इस आधार पर स्पष्ट होता है कि ऊष्मा का संचरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऊष्मा प्रवाहित होने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। हम शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अब ऊष्मा संचरण के प्रकार कौन से हैं? यहाँ एक प्रयोग द्वारा हम देखेंगे। ऊष्मा का संचलन, संवहन और विकिरण एक प्रयोग द्वारा देखेंगे। यहाँ पर धातु की पट्टियाँ लगाई गई हैं, आलपिन हैं, मोम की बूंदें हैं और उन मोम की बूंदों पर आलपिनें चिपकाई गई हैं। और जब यहाँ पर हम गर्म करते हैं धातु की पट्टी को, तो शुरुआत में यहाँ से गर्म होते हुए थे और जब ऊष्मा आगे की तरफ बढ़ती है तो जो मोम की बूंदें हैं वो पिघलती हैं और आलपिनें वहाँ से गिर जाती हैं। यानी ऊष्मा यहाँ से चलकर आगे की तरफ जा रही है। उस धातु की पट्टी द्वारा ऊष्मा चलकर आगे की तरफ जा रही है। तो आलपिन बर्नर की ज्वाला के सिरे वाली भाग से नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि ऊष्मा पट्टी के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है। पदार्थ के गर्म भाग में ठंडे भाग की ओर ऊष्मा के हस्तांतरण को ऊष्मा का संचलन कहते हैं। सर्वप्रथम तांबे की पट्टी पर लगी आलपिनें गिरती हैं। लोहे की पट्टी की आलपिन तुलनात्मक रूप से देर से गिरती है। तांबे से ऊष्मा तीव्रता से प्रभावित होती है और ऊष्मा का पदार्थ से प्रभावित होना उस पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है। ऊष्मा का हस्तांतरण ठोस पदार्थ से होता है, अर्थात ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ एक दूसरा चीज़ दिया गया है, दूसरा प्रयोग पानी है। संवहन की धारा, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े डाले गए हैं। द्रव पदार्थ में ऊष्मा का हस्तांतरण कैसे होता है? एक कण दूसरे कण आते जाते हैं। जो द्रव के कण हैं वो ऊपर नीचे आते जाते हैं। संवहन की, उसमें संवहन होता है, ये संचलन नहीं है, इसको बोलते हैं संवहन। ऊष्मा के जो कण हैं, जो द्रव की जो कण हैं वो गर्म होकर ऊपर उठते हैं और उसका स्थान लेने के लिए उसके आसपास के जो उसके अपेक्षाकृत ठंडे
द्रव के कण होते हैं वहाँ आते हैं और वो गर्म होते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। इस तरह से ऊपर होते और नीचे होते होते उसका स्थान ठंडे द्रव के कण लेते हैं तो वहाँ पर संवहन का स्वरूप बनता है। तो द्रव एवं गैसीय पदार्थों में संवहन होता है। संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पानी को ऊष्मा देने की शुरुआत करने पर बीकर के तल का पानी गर्म होता है। फलस्वरूप उसका घनत्व कम होने के कारण वह ऊपर की ओर उड़ जाता है और उसकी जगह ऊपर का ठंडा पानी ले लेता है। इस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण धाराओं द्वारा होता है। इस क्रिया को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। यहाँ पर एक प्रयोग देखो, ये बर्नर है, चिमटे के द्वारा इसको पकड़ा गया है। उबलने वाला पानी जब यहाँ गर्म करते हैं तो पानी उबलता है। स्टील की जाली में लिपटा हुआ बर्फ़ का टुकड़ा, यहाँ पे बर्फ़ का टुकड़ा है। ये प्रयोग में क्या बताया गया है? सामग्री परखनली, बर्फ़ का टुकड़ा, स्टील की एक जाली, मोमबत्ती इत्यादि। एक परखनली में पानी लो, स्टील की जाली में बर्फ़ का टुकड़ा लपेटकर उसे परखनली में डालो। परखनली की पेंदी में जाएगा और आकृति के अनुसार चिमटे से परखनली पकड़कर उसे तिरछा करके उसके ऊपरी भाग को बर्नर द्वारा ऊष्मा दो। ऊपरी भाग को गर्म करना है। उस भाग का पानी उबलने लगे तब ऊष्मा देना बंद कर दें। अब परखनली के तल में स्थित बर्फ़ के टुकड़े का निरीक्षण करो। परखनली के ऊपर के भाग को ऊष्मा देने पर भी ऊष्मा पेदी तक नहीं पहुंची। ऐसा क्यों हुआ? ऊष्मा के कारण पानी का घनत्व कम हो जाता है अथवा नीचे नहीं जा सकता, इसलिए संवहन क्रिया नहीं हुई। अगर यही नीचे पानी गर्म किया होता, नीचे ऊष्मा दिया होता तो पूरा पानी गर्म होता, बर्फ़ का टुकड़ा पिघलने लगता। लेकिन ऊष्मा दी गई पानी के ऊपर वाले भाग के, ऊपर वाला भाग उसका घनत्व कम होने के कारण वो ऊपर ही रह गया और नीचे नहीं आया। इसी तरह एक मोमबत्ती जलाकर खड़ी रखो, इसके दोनों ओर कुछ दूरी पर हाथों के पंजे रखो, हाथों को धीरे धीरे मोमबत्ती के पास लाओ। क्या महसूस हुआ? क्या तुम शीत ऋतु में अंगीठी या के पास या ठंड के दिनों में सुबह गुनगुनी धूप में खड़े रहे हो? सूर्य हमारे से लाखों किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच भाग में हवा भी नहीं है। हवा की परत केवल पृथ्वी के समीप ही है। फिर भी यह ऊष्मा हम तक कैसे आई? किसी माध्यम के न होने पर भी ऊष्मा का हस्तांतरण हुआ। इस प्रकार माध्यम न होने पर भी ऊष्मा के होने वाले हस्तांतरण को विकिरण कहते हैं। ज्ञान का चमत्कार। प्रकृति में वृक्ष, पहाड़, पत्थर, रास्ते जैसी अनेक वस्तुओं द्वारा ऊष्मा का विकिरण होता रहता है। इन विकिरणों का उपयोग रात्रि के समय आसपास का परिसर दिख सके ऐसा कैमरा विकसित किया गया है। इसे अवरक्त कैमरा कहते हैं। ऐसे कैमरों का उपयोग करके रात के समय शत्रु की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। ऊष्मा विकिरण होते समय से ये विकिरण जब किसी वस्तु पर पड़ता है तब ऊष्मा का कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि कुछ भाग परिवर्तित किया जाता है। किसी पदार्थ की विकिरण अवशोषित करने की क्षमता उसके रंग और अंतर्निहित गुणधर्मों पर निर्भर करती है। अब हम देखेंगे कि ऊष्मा के सुचालक और कुचालक कौन से हैं। ऊष्मा सुचालक माने जिस पदार्थ से कि होकर ऊष्मा का संवहन होता हो, संचरण होता हो, वह पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है। और जिस पदार्थ से होकर ऊष्मा का संचरण न होता हो वह पदार्थ कुचालक है। पेंसिल, प्लास्टिक की पट्टी, ये सब ऊष्मा के कुचालक हैं। तांबे की पट्टी, लोहा की पट्टी, ये सब ऊष्मा के सुचालक पदार्थ हैं। इससे निष्कर्ष निकला, गर्म चाय को कांच के गिलास या मिट्टी के कुल्हड़ में लिया तो हम सहजता से पकड़ सकते हैं, परंतु अगर गर्म चाय को स्टील के गिलास या तांबे के बर्तन में लेने पर उस गिलास या बर्तन को हम हाथ से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो पदार्थ अधिक सुचालक है ऊष्मा का, स्टील और लोहा। ग्रीष्म ऋतु में सफ़ेद और शीत ऋतु में गहरे काले रंग के कपड़ों का उपयोग किया जाता है कि ऊष्मा को अवशोषित करता है। सफ़ेद से परावर्तन होता है, वह ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। और शीत ऋतु में लोग गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं कि ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर सके और शरीर गर्म रह सके।
ऊष्मा के कारण ठोस पदार्थ में प्रसरण और संकुचन होता है। यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है, एक छल्ला है और इस गोले को उसमें से डालते हैं तो गोला आर पार चला जाता है, परंतु जब उसको गर्म करके डालते हैं ऊष्मा देने के पश्चात वो छल्ला उस गोले के आसपास में को पार नहीं कर पाता, तो फिर से उस गोले को ठंडा करके उस छल्ले में से पार कराते हैं तो वो फिर से पार हो जाता है। इसका अर्थ है कि ऊष्मा देने पर धातु में, पदार्थ में प्रसरण होता है और ऊष्मा कम कर देने पर उसका संकुचन होता है। रेल की पटरी, सीमेंट, कंक्रीट के पुल के जोड़ों में खाली जगह रखी जाती है। इसलिए रखा जाता है कि जब उसमें प्रसरण हो धातुओं में तो उसके लिए जगह हो, नहीं तो अगर प्रसरण होने पर जगह नहीं रहेगा तो टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए वहाँ खाली जगह रखा जाता है। द्रव पदार्थ में होने वाला प्रसरण और आंकुचन। आज हम लोग इतना ही देखेंगे, क्यों अभी ऊष्मा के कारण दो पदार्थ में होने वाला प्रसरण और आंकुचन अगले वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।